जी। गौरव सर नमस्ते, रजत बोल रहा हूँ। नमस्कार रजत। सर नमस्ते। तो सर गौरव सर से कोई सवाल आपका देसी हाँ, मार्केट। और ढेरों हैं। गौरव सर देखो, आप देखते हो लॉन्ग टर्म, लेकिन यहाँ पर ना हाँ जी। शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियो निपट रहे हैं, प्रॉब्लम ये हो रही है। अच्छा, एक तो पोर्टफोलियो बना आए आए नहीं, उस समय तो ऐसा लग रहा था कि पोर्टफोलियो बनाया, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया तो फट करके निकल जाएंगे, चाहे चार ही स्टॉक्स लिए हों। अब मुसीबत ये कि एक तो वो वाले चार स्टॉक्स के भाव वापस नहीं आ रहे किसी के पोर्ट जिसने बनाया हो, और नया पैसा लगाते हुए लग रहा है डर। तो रिटेल क्लाइंट्स को या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को आपकी क्या सलाह होगी? तो रजत, बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। ये ऐसे मार्केट में आपको हमेशा धैर्य रखना पड़ता है। और ये धैर्य जो है बहुत इम्पोर्टेंट जरूरत है स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए। जो जिन लोगों के पास धैर्य नहीं है वो ऐसे मार्केट में अपनी फिंगर्स बर्न कर लेते हैं। उनको काफी नुकसान होने की संभावनाएं होती हैं, और ऐसा ही मेरे ख्याल से आज की डेट में हो रहा है। और जो धैर्य रख के लंबे समय तक इस चीज को निवेश करने की अपनी क्षमता रख सकता है, और लंबे समय तक निवेश करता रहेगा ट्रांचेस के अंदर, तो वो अल्टीमेटली वही विनर होगा। तो मैं तो आपके निवेशकों को यही कहूंगा, ये फॉल और राइज ये चलता रहेगा मार्केट में। ऊपर नीचे मार्केट जाता रहेगा। एवरी फॉल इन दिस मार्केट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जैसे जैसे मार्केट नीचे गिर रहा है, आप अपना अगर आपके पास सरप्लस है तो आप इसको ट्रांचेस में इन्वेस्ट करिए। और मेरे को लगता है कि इंडिया फंडामेंटली कोई इशू नहीं है। वी आर फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो डेफिसिट्स हो, चाहे वो आरबीआई की पॉलिसीज हो, इंटरेस्ट रेट्स कट हो रहे हैं, हम सब जानते हैं। सो ये आपके धैर्य की परीक्षा है इस समय। जो धैर्यवान होगा वो अंत में विजयी होगा। जो धैर्य नहीं रख पाएगा उसका नुकसान होगा। सर लेकिन पूरे मार्केट में के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, एनएससी की जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं, ऐसा इस बार क्यों हो रहा है? ऐसे अंदाजा बता रहा हूँ कि 60-70% कंपनियों के स्टॉक्स में इतनी भयंकर बिकवाली है, और मार्केट आपका रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड हाई मार रहा था। इस बार ऐसा अनोखा क्या हो गया था? सो रजत, ये मार्केट में कई बार ऐसा हुआ है। जब लार्ज कैप्स परफॉर्म कर रहे होते हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप यूजुअली लैग के साथ फॉलो करते हैं, ऐसा ये कोई अनयूजुअल घटना नहीं है। ऐसा हमेशा हमेशा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है, और विच इज नॉर्मल। सो आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम विद इट। अभी जो लोग सफर कर रहे हैं बेसिकली वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक तरह से काफी समय से मार्केट में करेक्शन हो रहा है, और वो लाजमी भी था रजत। और इसलिए लाजमी था क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपेंसिव थे एज कंपेयर टू लार्ज कैप। आई थिंक ये जो काफी हद तक हम इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप्स में ज्यादा करेक्शन हो रहा है, लार्ज कैप में कम हो रहा है। तो दिस ऑल इज क्वाइट नेचुरल। अगर आप मेरी रीडिंग के हिसाब से देखें, दिस ऑल इज ओके एंड गुड फॉर मार्केट। और मैं जिस नजरिए से, जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से देखता हूँ, और मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स को जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना चाहिए, आई थिंक दिस ऑल इज गुड फॉर मार्केट्स। अगले 5 साल के लिए टाइम करेक्शन हो रहा है, और टाइम करेक्शन होगा। अगर आप 5 साल का नजरिया रखें, और या फिर उससे लंबी अवधि का नजरिया रख पाएंगे, तो आप देखेंगे कि 5 साल बाद आप जब पहुंचेंगे, 2030 की बात कर रहा हूं मैं, आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये सोचेंगे कि अरे बहुत अच्छा मौका था 2025 में इन्वेस्ट करने का, हमने इन्वेस्ट नहीं किया, सर हमने एक अपने बात ऐसे कर दो, सर ऐसा कर दो, हमारे व्यूअर्स के लिए आप अपनी ना दिनचर्या बता दो, और ये बता दो कि ये माइंडसेट लाने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो? इतने जितना आप बता रहे हो इतना तो रिटेल इन्वेस्टर्स के बस की नहीं है। वो तो थोड़ा सा भी नीचे गए, 2% भी नीचे गए नहीं, उनका तो जो हालत टाइट होती, भैया ये क्या ले लिया मैंने। तो तो कैसे राजा इतना देखिए, इतना इतना पेशेंस कैसे आप में? मैं 25 साल से मार्केट में हूँ। मैंने उससे पहले अपने फादर को इन्वेस्टिंग करते हुए देखा है। तो बहुत कुछ मेरा पर्सनल लर्निंग से सीखा है। मैं भी वो गलतियां कर चुका हूँ शायद पहले, जो बहुत सारे आज की डेट में रिटेल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। मैं प्रिंसिपली ये जानता हूँ कि स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग डेन नहीं है, कोई कसीनो नहीं है, या तीन पत्ती का खेल नहीं है जहाँ पे आपने चाल लगाई और आपको इंस्टेंट गेन या नुकसान हो जाए। ये किसी को नहीं पता है कि आपके पास 3 इक्के आएंगे या आपके पास कुछ नहीं आएगा।
तो आप जो है मैं निवेशकों को यही कहूंगा कि अगर स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने का कोई जरिया है तो वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है स्टॉक मार्केट में। और ये कोई मैंने भी एक्सपीरियंस के साथ ही जाना है, समझा है। और मेरे को तो यही एक मूल मंत्र या रामबाण जिसे कहते हैं, यही समझ में आया है कि पैसे को अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको एक लंबी अवधि के नजरिए से सोचना पड़ेगा, जहां पे कंपनीज और स्टॉक्स के फंडामेंटल्स काम में आते हैं। ये नहीं कि कोई बाहर की न्यूज या केओस या जियोपॉलिटिकल फैक्टर डिटरमाइन कर रहा हो मार्केट्स को। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं एक टेप की तरह बोलता रहता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट अल्टीमेटली कुछ भी कह लीजिए, बोरिंग हो या कुछ भी हो, पैसे बनाने हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको इस नजरिए को ही ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, आज 2025 है, 2020 में जो आपने बाय किया होता वो शायद आपका दुगना तिगना हो गया होता। 2030 में जब आप पहुंचेंगे तो आप यही कहेंगे 2025 में मैंने निवेश क्यों नहीं किया। अच्छा सर, जैसे आपको डर लगता है, आपके तो करोड़ों के पोर्टफोलियोज होते होंगे ना, ये जो आप क्लाइंट्स के लिए मैनेज करते हो, तो डर तो लगता होगा बाजार की फ्लक्चुएशन में, या फिर बिल्कुल ही शॉक प्रूफ पोर्टफोलियोज बना रखे हैं? नहीं रजत, ऐसा नहीं है। हमारे पोर्टफोलियोज में भी मार्केट के हिसाब से उतार चढ़ाव रहता है। क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में भी ऐसे ही रहता है। सो इसमें बट ये इस एक्चुअली मेरे को एक्सपीरियंस ने इतना कुछ सिखा रखा है, या फिर मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऐसी हो गई है कि हम लोग इस चीज से डरते नहीं है। मेरे को तो फॉलिंग मार्केट्स में हमेशा अपॉर्चुनिटी नजर आती है। दूसरा चीज जो निवेशक इस सिचुएशन में कर सकते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में जो खराब स्टॉक्स आ जाते हैं उनको हटा के क्वालिटी स्टॉक्स को लिया जाए। और ये हर पोर्टफोलियो में होता है कि बहुत सारे हम लोग किसी के कहने पे या बुल मार्केट में खराब स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में आ ही जाते हैं, तो ये पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग करने का परफेक्ट टाइम होता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। और मार्केट में ये कोई अनहोनी नहीं है रजत, ये पहले भी हुआ है, हमेशा होता रहा है और आगे भी होएगा और हमेशा होता रहेगा। स्टॉक मार्केट का नाम ही है उतार चढ़ाव। तो स्टॉक तो फिर मार्केट एक तो लाइन फिर में नहीं अभी चलता। अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है सर, और कहाँ पर जैसे किसी को अभी रीबैलेंस करना हो पोर्टफोलियो में, तो रिटर्न मिल नहीं रहे, तो अभी तो रीबैलेंस करना हो, तो सब जानना चाहते हैं गौरव गोयल जी इस समय किन शेयर्स पे, किन सेक्टर्स पे बेट लगाने की सलाह दे रहे हैं, और तो कहाँ पर एंट्री रजत है? जी, जी रजत, देखिए इस समय क्या है, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है तो क्वालिटी स्टॉक्स अपने आप बहुत नीचे आ गए हैं। सेक्टर्स भी कुछ हैं जो बहुत अच्छे हैं, पर वो भी क्योंकि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, इस वजह से वो भी आपको सस्ते दामों पे मिल रहे हैं। और जब सस्ते दामों पे कुछ चीज मिल रही होती है तो आप मेरे नजर से देखेंगे तो कोई चीज महंगी चीज खरीदने के बजाय सस्ते दामों पे अगर मिले तो वो ज्यादा अच्छा है। तो अगर हम सेक्टर्स की बात करें, मेरे को बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर बहुत पसंद है। सिंपली बिकॉज बैंकिंग सेक्टर में जितने भी पहले प्रॉब्लम्स थी, आज की डेट में सब साफ हो कर दिया गया है। बैलेंस शीट्स बिल्कुल क्लियर हैं। वहां पे बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो रही है। इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रही हैं। अल्टीमेटली इकोनॉमी को जब फायदा होगा तो बैंकिंग सेक्टर को भी इसका फायदा मिलेगा। तो ओवरऑल बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा है। वैल्यूएशंस भी यहाँ पे कंपैरेटिवली चीपर है। तो आई थिंक दैट इज अ नो ब्रेनर इफ यू आस्क मी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सेकेंडली फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। खासकर सीडीएमओ स्पेस जो है वो बहुत अच्छी स्पेस है, जहाँ पे आप लंबे समय के लिए नजरिए से इन्वेस्ट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च साइड पे। तीसरा, ऑटोमोबाइल्स बहुत अच्छे लगते हैं। आपको मालूम ही है जीएसटी में रैशनलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ऑटोमोबाइल सेक्टर है। इवन ऑटो एंसिलरी कंपनीज बहुत अच्छी लगती हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन में वो एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन कर रही हैं। चौथा, मेरे को न्यू एज कंपनीज जो टेक्नोलॉजी बैक्ड कंपनीज हैं, जैसे असेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, जैसे एक्सचेंज इकोसिस्टम हो गया, जैसे आपका रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ई कॉमर्स स्पेस हो गई। तो ऐसे बहुत सारे हैं एरियाज जहाँ पे
निवेशक निवेश करने के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जितनी कंपनीज जैसे असेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, आपके ब्रोकर्स हो गए, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये सब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं लंबे समय के लिए। सर एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ, उसके बाद फिर सौरभ जी पूछेंगे आपसे सवाल। हाँ जी, मेरा हाँ सवाल जी। ये है, वो आपने कंपनी का नाम सुना है, पीपी वाटर बॉल्स? नहीं। आपने जसपाल भट्टी का शो देखा था सर, बहुत हाँ पहले जी, जो आता था? पहले तो उसमें ना देखते थे। उसमें ना एक हाँ पीपी जी। वाटर बॉल्स गोलगप्पे वाला था, उसके वो आईपीओ लेके आया था सर उस जमाने में। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, तो वो शो बहुत हिट हुआ था, पीपी वाटर बॉल्स गोलगप्पे वाला, उसको लिस्ट करा हाँ दिया था जी। जसपाल अच्छा, भट्टी अच्छा। साहब ने। हाँ जी। तो अब हुआ ये कि अभी तो बहुत बहुत इतने आईपीओ आ रहे हैं, इतने आईपीओ, क्या अच्छा क्या बुरा ये कैसे पता लगेगा सर, इतने सारे आईपीओ। और रिटेल निवेशक भर भर के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं फिर ऐसे कंपनियों में। अब अच्छी कंपनियां तो सेल आउट कर जाएंगी, लेकिन जो खराब हो गई, और ऊपरी सब तो नहीं चलती कंपनियां, ये तो हिस्टोरिकली प्रूवन है। तो जो फंसे रह गए फिर वो फंसे रह जाएंगे इस आईपीओ मार्केट में। तो रजत देखिए, अच्छे मार्केट्स में अच्छी ये कंपनीज जो आईपीओज लेके आती हैं, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है। हमारे मार्केट सभी जानते हैं, इंडिया एक एंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन कंट्री है, जहाँ पे नई नई कंट्रीज लिस्ट होके मनी रेस करना चाहते हैं, विच इज आई थिंक इज परफेक्टली नॉर्मल। और ये आगे भी चलता रहेगा रजत। ये ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बहुत कंपनीज उभर के आ रही हैं, और उनको उनको पैसे रेस करने के लिए स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके थ्रू वो पैसा रेस कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हम लोगों को एज निवेशक एंड एनालिस्ट एंड एडवाइजर्स, कि कौन से अच्छे आईपीओज हैं और कौन से नहीं हैं। ये बहुत जरूरी है। देखिए, हर कंपनी अच्छी नहीं होती है, हर प्रमोटर अच्छा नहीं होता है, हर कंपनी का विजन अच्छा नहीं होता है, हर बैलेंस शीट क्लीन नहीं होती है। तो हम लोगों को ये बहुत जरूरी है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी अच्छी कंपनी है निवेश करने के लिए आईपीओ पर्सपेक्टिव से, और कौन सी नहीं है। और ये अपने आप में एक स्टडी है। और इन्वेस्टर्स को अगर आईपीओ में, मेरे ख्याल से तो जबरदस्ती इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि जस्ट बिकॉज मेरा दोस्त कर रहा है, या किसी और ने कहा है कि इसमें इन्वेस्ट कर दो, उसके लिए नहीं करना चाहिए। हमें अपनी स्टडी करनी चाहिए। और आज की डेट में स्टडी करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। आप उनके बारे में पढ़ सकते हो, उनका डीआरएचपी आता है, हम लोग मैनेजमेंट की कमेंट्रीज देखते हैं, उनके टीवी इंटरव्यूज देखते हैं। उससे काफी हद तक एक क्लैरिटी मिल जाती है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, किसका विजन अच्छा है, किसका नहीं है। ये सब चीजें आईपीओ में देखने के लिए बहुत जरूरी है। आप देखा भी होगा, जितनी लेटेस्ट आईपीओज आ रहे हैं उसमें जो प्रीमियम है वो बहुत कम हो गया। लिस्टिंग प्रीमियम आजकल हार्डली कुछ मिलता है। तो हम लोगों को थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करने की आवश्यकता है रजत। और अगर हम ड्यू डिलिजेंस अच्छे ढंग से करेंगे तो हम डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे अच्छी कंपनी और खराब कंपनी के बीच में। मैं तो एक कंपनी को बहुत ट्रैक कर रहा हूँ सर, ओला इलेक्ट्रिक, 2024 अगस्त में आया था इसका आईपीओ। जी। वो उसके बाद तो अब 34 रुपए का चल रहा है, पता नहीं, अब निवेशक तो बहुत सवाल पूछते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। और सौरभ जी भी रोज सवाल पूछते हैं, रोज एक आईपीओ। आज भी कुछ इन्होंने कल पूछा था, कौन सा आज जो आ रहा है नया एच आईपीओ, एस करके एक आईपीओ था, कौन सा वाला? आज ही खुला है वो। ये था के एस एच इंटरनेशनल। गौरव सर, एक ये जो आईपीओ खुला है ये कैसा है? कौन से आईपीओ की बात कर रहे हैं आप? के एस एच इंटरनेशनल लिमिटेड। ये एसएमई आईपीओ होगा, मैं ट्रैक नहीं 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 करता नहीं, हूँ। मेन बोर्ड है सर, ये आज ही खुला है। और केएसएच इंटरनेशनल। हाँ, के एस एच इंटरनेशनल, जो वायर बनाती है वो, केएसएच इंटरनेशनल मैग्नेटिक तो नहीं वाइंडिंग नहीं वायर। नहीं नहीं रजत, केएसएच इंटरनेशनल मेरे ख्याल से 16 आज खुल रहा है, 16 टू 18 हाँ दिसंबर वही तो, तक है। आज से 18 दिसंबर तक खुला रहेगा। 710 करोड़ रुपए का इशू है, मैग्नेट करेक्ट। वाइंडिंग वायर बनाती है कंपनी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं इसके बारे में आपको पढ़ के नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, मैंने अभी डिटेल स्टडी नहीं करी है। तो देखा, मैं मैं बोल ही रहा आपको था, अच्छे से अच्छे एनालिस्ट को भी बोल दो कि भैया ये इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, तो वो बोलेंगे ओवरबर्डन, इतना सारा हाँ। काम हो गया सर आईपीओ मार्केट में, बताओ नहीं, इतनी बट कंपनी। मैं आईपीओस में मैं एक्चुअली हर आईपीओ को जो मेन बोर्ड पे है उनको स्टडी करता हूँ, उसके बाद राय देता हूँ। तो मैंने अभी इसके बारे में डिटेल स्टडी नहीं करी है।
तो जब मैं आपको पढ़ के मे बी हम लोग को शायद कल डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा इसके बारे में। और ये जो आईसीआईसीआई प्रू एएमसी का आईपीओ ये सेल आउट हो गया बहुत जबरदस्त तरीके से, सब्सक्राइब भी हो गया सर, ये क्या अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद कर तो सकते हैं? राजत, मेरे को देखिए पूरा सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन दिस सेक्टर। असेट मैनेजमेंट कंपनीज हों, चाहे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हों, चाहे ब्रोकर्स हों, तो इस सेक्टर में मेरे को ये लगता है सनराइज इंडस्ट्री है। एज इंडिया विल ग्रो, हमारा स्टॉक मार्केट विल ग्रो, देयर इज अ लॉट ऑफ वेल्थ टू बी मेड। और लोग जुड़ेंगे स्टॉक मार्केट से, और ऐसी कंपनीज आने वाले समय में लंबे समय के लिए बहुत पैसा बना सकती हैं। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा यहाँ पे जबरदस्त ढंग से बहुत तेजी भी आई है, और मेरे को लगता है कि जस्ट द स्टार्ट, अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। आने वाले समय में आप देखेंगे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, और ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होगी। तो मेरे को सेक्टर ही पूरा बहुत अच्छा लगता है। और आप ICICI प्रूडेंशियल का अगर आप देखें तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट असेट मैनेजमेंट कंपनीज इन द कंट्री। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। मैंने ICICI ग्रुप में पहले काम किया हुआ है, सो डिस्क्लेमर है इस चीज का, आई कुड बी बायस्ड, बट इनकी मैनेजमेंट टीम लेड बाय ये जो फंड मैनेजमेंट टीम है लेड बाय एस नरेन इज देयर फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स। जो इनके CEO हैं वो भी करीब 17-18 साल से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी टीम है, बहुत एक्सपीरियंस्ड टीम है। ICICI का ब्रांड नेम है। पूरे इनके जो फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, कंसिस्टेंटली बेंचमार्क्स को बीट किया हुआ है। तो मेरे को तो हालांकि इसमें मतलब मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म अवधि के लिए ऐसे IPOs में आप जरूर निवेश कर सकते हैं, बट इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। इमीडिएट गेन्स का आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ, क्योंकि मैं उस नजरिए से देखता भी नहीं हूँ, बट लंबे समय के लिए मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे स्टॉक्स। और सर एक क्वेश्चन बार बार आता है जो बता रहे थे कि बहुत से निवेशक ये पूछते हैं कि उनका पोर्टफोलियो तो डाउन है, तो क्यों ना आप जो है जो पोर्टफोलियो में शेयर है उनको बेच दिया जाए और एक नया पोर्टफोलियो यहाँ से बनाया जाए। क्या सलाह रहेगी, क्या ये करना ठीक है, और अगर कोई ऐसा करता है तो किस तरीके से फिर नया पोर्टफोलियो बनाए कि वो प्रॉफिट में आए? सौरभ, देखिए सिर्फ क्योंकि मार्केट डाउन है इसके लिए अपना पूरा पोर्टफोलियो बेचना तो मेरे को नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा अक्लमंदी है। उसमें अच्छी कंपनीज भी हो सकती हैं, खराब कंपनीज भी हो सकती है। तो इससे बेहतर ये रहेगा आप एनालाइज करिए कि आपके अच्छे स्टॉक्स क्या हैं और अच्छे नहीं क्या हैं। उसमें से जो अच्छे नहीं स्टॉक्स हैं उनको आप बेचिए, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करिए, रीस्ट्रक्चर करिए अपने पोर्टफोलियो को। जरूर खराब स्टॉक से निकल के नए स्टॉक्स में आइए, बट अच्छे स्टॉक्स को बेचना इसलिए क्योंकि पोर्टफोलियो पूरा परफॉर्म नहीं कर रहा है डज नॉट मेक सेंस, बट रीस्ट्रक्चरिंग डज, सौरभ। तो आप पूरे मार्केट को भी स्कैन करिए, देखिए कौन सी अच्छी कंपनीज हैं, कौन सी आपके पोर्टफोलियो में फिट होती हैं। मतलब ऐसा भी होता है कि बहुत सारी कंपनीज हैं लेकिन आपने एक ही सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज, आपका 60-70% एक्सपोजर मान लीजिए एक ही सेक्टर में हो जाए तो फिर वो भी गलत है। तो आपको अपना डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करने की जरूरत होती है। थोड़ा सा एनालिसिस करिए, स्टडी करिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जाके मिलिए जो आपके इन्वेस्टमेंट डॉक्टर की तरह होता है। मिलिए, समझिए अपने पोर्टफोलियो को, अपने साथ में अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी समझिए, और उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करिए। आई थिंक दीज आर appropriate times to do restructuring in your portfolio. जी, जब सर आप करते हैं ना लंबी अवधि वाली बात की, लंबी लॉन्ग टर्म थोड़ा नजरिया रखना चाहिए, तो बहुत से लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। जैसा अभी क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ व्यूअर्स के, कह रहे हैं कि लंबी अवधि कितनी होनी चाहिए? देखिए सौरभ, मेरा लंबी अवधि का नजरिया बहुत लंबा है एक्चुअली, बट मिनिमम मेरे ख्याल से 5 साल का नजरिया जरूर होना चाहिए। क्योंकि उसमें आपको एक मान लीजिए यहाँ से कोई करेक्शन हो जाता है तो ऊपर आने तक एक बुल साइकिल को प्ले आउट करने में 5 साल का नजरिया एक अच्छा टाइम पीरियड है, जो लंबी अवधि का टाइम पीरियड होता है। और इसके ऊपर अगर आप लंबा समय रख सकते हैं तो और भी अच्छा है। कई बार तो मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को अपना निवेश जो है एक रिटायरमेंट के हिसाब से सोचना चाहिए, या कोई इंपॉर्टेंट गोल के हिसाब से सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों की शादी या उनकी इंपॉर्टेंट एजुकेशन या हमारे रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए स्टॉक मार्केट को इस हिसाब से देखना चाहिए। अगर आप यंग एडल्ट हैं तो
आप कहीं ना कहीं तो निवेश करेंगे ही ना, तो आप क्यों ना स्टॉक मार्केट में अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से निवेश करिए और उस नजरिए को देखिए। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ सौरभ, लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या प्रॉपर्टी अपना घर खरीदते हैं और उसके बारे में जनरली जिक्र करते हैं कि हमने 20 लाख रुपए का खरीदा था और वो 15-20 साल में देखो 3 करोड़ का हो गया या 5 करोड़ रुपए का हो गया। तो मैं चाहता हूं कि निवेशक भी अपने स्टॉक मार्केट को उसी नजर से देखें कि आप लंबे समय के लिए देखें। प्रॉपर्टी में होता है क्या है, वहां पे आप इतनी आसानी से सेलिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में क्योंकि आप इमीडिएट स्ट्रोक ऑफ द बटन के साथ आप सेल कर सकते हैं, इसलिए आप लंबी अवधि के हिसाब से निवेश नहीं करते हैं। अगर आप लंबी अवधि के हिसाब से स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे तो शायद आपके रिटर्न्स, नेट रिटर्न्स इन स्टॉक मार्केट वुड बी बेटर देन योर प्रॉपर्टी रिटर्न्स। आप लंबा नजरिया रखिए और आपको देखिए, उसके बाद आपकी यही यहाँ पर मैं एक सौरभ यहाँ पर चीज भी जोड़ना चाहूंगा। ये ना निफ्टी का वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है ये, और इसमें आप ये देखो कि ये सिर्फ जो 2020 में जो गिरावट आई थी उसके बाद जो चढ़ना शुरू हुआ, तो ये कितना जबरदस्त एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको दिखाई दी। उस समय का भाव था 7,600 7,700 निफ्टी, और आज है 26,000। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, 7,700 से 26,000 नहीं देख रहे लोग 5 साल में। लोग जो देख रहे हैं वो, इस चार्ट को मैं कन्वर्ट कर देता हूं डेली, तो ये प्रॉब्लम हो रही है, जिंदगी निपट रही है यहाँ पे। मतलब इतने छोटी सी जगह पे आके, जैसे इस साल के 3 महीने 4 महीने में बाजार क्या कर रहा है, बस ये इसको रोज 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 यहाँ पर देखना। और अभी वो जो आपने चार्ट देखा था वो 2020 से लेकर 2025 एंड तक का था, तब जाके 7,700 का इंडेक्स हुआ, आपका 26,000 तक पहुंचा। यहाँ पर आप रोज अपनी जिंदगी को निपटा रहे हो, ऊपर 26,300, नीचे 25,800, फिर सुबह आते हो फिर ऊपर 26,300, फिर उसके बाद नीचे 25,800। तो इसी चक्कर में ना लोग कहते हैं भैया ये स्टॉक मार्केट यहीं तक ही है, तो फटाफट से पैसा कमा के निकलो, फटाफट से पैसा कमा के निकलो। ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 5 साल में लोगों ने पैसा कमाया था, 1 साल रह गया 2024-2025 वाला जो साल था, जो यही साल जो है, इसमें मिड कैप स्टॉक्स कचर दिए गए। तो ठीक है। रजत, इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है, चार्ट दिखा के और भी सिंप्लीफाई कर दिया है। एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छे ढंग से याद है, 7,511 शायद लोएस्ट टच किया था ऑन मार्च 25 के आसपास इन 2020, कोविड के पीरियड के समय जब की बात कर रहे हैं 2020 में 7,500, और ये करीब 12,000 से के आसपास से फॉल किया था। एंड तब से लेके अगर आप देखें इन लास्ट 5 years, मार्केट हैज एक्चुअली, अगर हम 12,000 का लेवल्स भी देखें तो मार्केट उससे ऊपर 2 times डबल हो गया। एक बहुत बड़ा क्राइसिस देखा है हमने। और अगर आप 7,511 के लेवल से देखें तो इट हैज बिकम मोर देन 3.5 times। सो दिस इज द पावर ऑफ इक्विटी मार्केट्स। डबल होने का मतलब है कि आप करीब करीब 14% के हिसाब से आप ग्रो कर रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। दिस इज द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। और ये कोई अननोन नहीं है कि ये किसी 5 साल में हुआ है, हम लोग एक 5 साल के पीरियड को लेके उसी के बारे में बयान कर रहे हैं। अगर आप और लंबे समय से जाएंगे तो 20 साल का टर्म भी देखेंगे आप, पिछले 20 साल का, तो ये ऑलमोस्ट ये है कि 5, 5.5, 6 साल में मार्केट डबल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले 5 साल में भी ऐसा हो जाएगा, इक्विटी मार्केट्स आर अनप्रेडिक्टेबल, बट उम्मीद अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चले कि तो ऐसा होने की गुंजाइश बहुत अच्छी रहती है। इनफैक्ट हम लोगों ने कुछ स्टडी 1979 से सेंसेक्स के बारे में भी कर रखी है। सेंसेक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1979, और हम लोग तब से ट्रैक कर रहे हैं, तब भी मार्केट में इस तरह के रिजल्ट्स दिखाई दिए। एवरी 5-10 years, 5 years में ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, 10 years में 4 times डबल हो जाता है। बट ये एक बॉल पार्क फिगर्स है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इक्विटी मार्केट्स हैं तो आप इसको बिल्कुल गारंटी समझ के कर लें, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में कुछ नहीं पता होता है, लेकिन ट्रेंड यही दिखाता है। तो आप जो है सोच समझ के निवेश करिए और लंबी अवधि के लिए करिए। सो रजत, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। ये आप यहाँ पे ये जो पिछले 1 महीने का, पिछले 6 महीने का, पिछले 1 साल के ट्रेंड में उलझ के मत रहिए। ये बंधनों का गेम नहीं है। इसे परफॉर्म करने के लिए इसे टाइम दीजिए, मार्केट्स को टाइम दीजिए, इंडिया की स्टोरी को प्ले आउट करने के लिए टाइम दीजिए। इंडिया की स्टोरी
1 महीना या 2 महीना या 6 महीने में प्ले आउट नहीं करेगी, वो 5, 10, 15, 20 साल में करेगी। मोदी जी भी 2047 की बात कर रहे हैं इंडिया का विकसित होने का टाइम का। हमने चाइना में भी इस तरह का देखा है। इट टेक्स टाइम टू प्ले आउट। मिरेकल्स ओवरनाइट नहीं है। ये स्टॉक मार्केट कोई रात में लॉटरी का टिकट नहीं है कि आपका आज खरीदा और 3 दिन बाद आपको लॉटरी लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सो मैं तो यही कहूंगा कि समझदारी से निर्णय लीजिए, जल्दबाजी मत करिए। और सर अब एक बात कर रहे थे कि अगर आज हमने पैसा नहीं लगाया इस समय मार्केट में, तो शायद 2030 में जब जाएंगे तो हमें अफसोस होगा। तो अगर कोई आज पोर्टफोलियो बना रहा है और 5 साल का नजरिया रखता है, तो कौन से सेक्टर के स्टॉक से चूज करने चाहिए? कौन से सेक्टर हैं जो अच्छे लग रहे हैं, जो आने वाले 5 साल में अगर हम देखें तो 2030 तक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं? देखिए सौरभ, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं, तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि किसी भी इन्वेस्टर को ना अंडर एलोकेट करना चाहिए ना ओवर एलोकेट करना चाहिए इक्विटी मार्केट्स में। सबसे पहले उसे अपना रिस्क एनालिसिस करना चाहिए कि हम क्या, हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है या हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क क्या है, और उसके बेसिस पे जब उसे अपना रिस्क समझ में आ जाए, उसके बेसिस पे अपना उसे एसेट एलोकेशन करना चाहिए। ये सोच के नहीं कि मैं, गौरव जी ने कह दिया है तो मैं 5 साल के लिए अपना घर बार सब बेच के मैं स्टॉक मार्केट में लगा देता हूँ, ये गलत है। आप अपने रिस्क सिस्टम को समझने के बाद ही एसेट एलोकेशन कीजिए और इक्विटीज में उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी परमिट करती है। तो उसके हिसाब से फिर आप एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। जो इक्विटीज में आपको, मान लीजिए आपको 100 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, तो 100 रुपीज को सिर्फ एक ही स्टॉक में नहीं लगाइए या एक ही सेक्टर में मत लगाइए या एक ही तरह के प्रोडक्ट्स में मत लगाइए या सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में मत लगाइए। आप कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, कुछ पैसा स्टॉक्स में लगा सकते हैं, कुछ पैसा गोल्ड में लगा सकते हैं, कुछ पैसा सिल्वर में लगा सकते हैं अकॉर्डिंगली। और फिर एक म्यूचुअल फंड मत लीजिए, उसमें भी आप म्यूचुअल फंड्स में भी 4 या 5 म्यूचुअल फंड्स लीजिए, स्टॉक में भी 15-20 स्टॉक्स लीजिए, ताकि आपका डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहे। और डिवर्सिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि किसी वजह से 1 या 2 स्टॉक्स आपके अच्छे परफॉर्म ना करें, आपके पोर्टफोलियो पे ज्यादा असर ना है, तो आपको नेट आपको एक एवरेज इक्विटी रिटर्न्स मिल जाए, तो जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना है। अगर आप सिर्फ एक ही स्टॉक में लगा दें और वो स्टॉक किसी वजह से परफॉर्म ना करे, तो आपका सारा इक्विटीज में पैसा डूब सकता है। तो इस चीज से बचने की कोशिश करनी चाहिए, समझदारी के हिसाब से अपना निवेश करना चाहिए। अच्छा गौरव सर, ये ना आज कुछ खबरें आई थी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, जिसका ना एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, आप समझा दें। एक तो एचडीएफसी बैंक को इंडसइंड बैंक में स्टेक लेने की जरूरत ही क्यों आन पड़ी? आरबीआई क्यों मंजूरी दे रही है इनको? इंडसइंड बैंक में 9.5% तक हिस्सा खरीदने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है एचडीएफसी बैंक और उनकी एंटिटीज को। So it is, रजत, ये एचडीएफसी बैंक एक्चुअली इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। ये एचडीएफसी की जो कंसर्न्स है, सब्सिडीज हो गई, जैसे एचडीएफसी एएमसी हो गया, तो ये लोग अगर एक स्ट्रैटेजिक स्टेक लेना चाहते होंगे ताकि अपने एएमसी अपनी फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने 9.99% आई थिंक का परमिशन लिया है, क्योंकि वो बैंक रिलेटेड एंटिटी है, इस वजह से आरबीआई से परमिशन लेके ये इनके डिफरेंट फंड्स और डिफरेंट एंटिटीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से इनको परमिशन। तो इंडसइंड बैंक के ऊपर इतना भरोसा है एचडीएफसी एंटिटीज का? सी, ये सब टैक्टिकल कॉल्स फंड मैनेजर लेते रहते हैं रजत। हो सकता है उनको इंडसइंड बैंक में प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हो। आप किसी भी फंड को लेके चलेंगे, चाहे एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, चाहे आईसीआईसीआई का हो, चाहे एसबीआई हो या कोई भी हो, तो वो एक फंड में उनके कम से मे भी 15-20 कंपनीज हैं, उसमें से एक कंपनी में इंडसइंड में इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये भी स्प्रेड आउट करेंगे मेरे ख्याल से। इनके पास एचडीएफसी में बहुत सारे फंड्स होंगे, उसमें वो डिफरेंट फंड्स में रीएलोकेट करेंगे अपने स्टेक को, तो विच इज क्वाइट अ नेचुरल प्रोसेस आई थिंक। आपको अच्छा लगता है इंडसइंड बैंक? देखिए, बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको लेने हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ गुड बैंक्स, जिसमें आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक इज अ हाई रिस्क आइडिया अमंग द बैंकिंग स्टेक। तो मेरे ख्याल से निवेशकों को ध्यान रख के जो एक कोर पोर्टफोलियो होता है, जहाँ पे आप हाई क्वालिटी कंपनीज को लेके चलते हैं, और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो हो सकता है, तो मैं सैटेलाइट पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकता हूँ इंडसइंड बैंक को।
but not in my core portfolio. बस मैं यही सुनना चाह रहा था कि अगर गौरव गोयल जी को लेना हो तो क्या वो एचडीएफसी एंटिटीज की तरह इंडसइंड बैंक में एक्सपोजर बढ़ाएंगे कि नहीं? जी। तो तो आपको कौन सा बैंक पसंद? तो बैंकिंग सेक्टर मेरे को, मैंने जैसे बताया, ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है रजत। इनफैक्ट एनबीएफसीज भी अच्छे लगते हैं। अच्छा। और मेरे को लगता है कि जो ओवरऑल जो साइकिल चल रही है, रेट कटिंग साइकिल, ये एनबीएफसीज के लिए भी बेनिफिशियल होगा, ओवरऑल बैंक्स के लिए भी फायदा होगा, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी फायदा करेगा। तो आई थिंक दिस इज गुड। आई डोंट वांट टू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट इंडिविजुअल पर स्टॉक्स, एक बट एक ये एक्सिस बैंक क्यों टूटा? मतलब वही ना कि वो इतनी बुरी तरीके से क्रैश हो गया 5%। तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा टाइप्स हो गया आज, 5% नीचे आ गया। अभी क्या सो करें? सो आई एम नॉट श्योर रजत, आज का करेक्शन का क्या कारण था। मे बी कुछ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई हो, या कुछ कोई खबर मेरे पास ऐसी नहीं है जो एग्जैक्टली मैं पिन पॉइंट करके एक्सिस बैंक के बारे में बता सकता हूँ। बट एक्सिस बैंक इज ओवरऑल अ गुड बैंक, लाइक मेनी अदर लार्ज बैंक्स इन द बैंकिंग सेक्टर। तो मेरे को, आई एम नॉट वेरी श्योर कि आज का क्या रीजन है एक्सिस बैंक के करेक्शन का, बट बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है रजत। और एक चीज और, एक कंजम्पशन वाले स्टॉक्स चलने शुरू हो गए हैं, एफएमसीजी। तो ये आपको ठीक लगते हैं क्या इन लेवल्स पे? एक्सपेक्टेड था रजत। मैं तो मेरे को पिछले एक साल से मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने हर तरह की कोशिश करी है ये कंजम्पशन स्टॉक्स को बढ़ावा, आई वोंट से स्टॉक्स को बढ़ावा देने के लिए, बट ओवरऑल कंट्री के कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए। हमने पिछले कुछ समय में देखा है, उन्होंने इनकम टैक्स रेट कट किए थे, जीएसटी में इतना मैसिव चेंजेस लेके आए हैं जहाँ पे कंजम्पशन को एड मिलती है। इसके अलावा मॉनसून वगैरह भी बहुत पॉजिटिव रहा है, रूरल इनकम के बेनिफिट देता है, और उससे भी कंजम्पशन को बेनिफिट मिलता है। तो रजत, आई एम एक्सपेक्टिंग अ great quarter and perhaps the next 6 to 12 months for consumption sector overall. तो मेरे को लगता है कि कंजम्पशन सेक्टर शुड डू वेल। कमेंट्री ऑलमोस्ट पॉजिटिव आने लग गई है हर जगह से, तो आई थिंक दैट शुड स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इन द प्राइसेस एज वेल। और एक खबर और थी आज की, वेदांता के कॉर्पोरेट डीमर्जर प्लान को एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई है। कितना बड़ा ये एक ये डीमर्जर होने वाला है वेदांता? सो एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर वेदांता रजत, बहुत पॉजिटिव न्यूज है उनके लिए। सो बेसिकली ये यहाँ से ऐसा नहीं है कि आज अगर एनसीएलटी से परमिशन मिल गई तो पूरी प्रक्रिया आज ही खत्म हो गई है। इसमें पूरा डीमर्जर प्रोसेस में मेरे ख्याल से थोड़ा और टाइम लगेगा, बट इट इज वेरी वेरी पॉजिटिव। एक कंपनी वेदांता जो बहुत सारी चीजों में, कमोडिटीज में डील करती है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, एल्यूमिनियम हो, या तमाम तरह की चीजें हो, पावर सेक्टर है, तो ये बहुत सारी चीजों में डील करते हैं। और अब एक कंपनी से ये दे आर डीमर्जिंग इनटू 5 डिफरेंट कंपनीज। तो आप ये सोचिए कि किसी उनके यहाँ किसी इन्वेस्टर को आना हो तो वो अपनी जिस, मान लीजिए उनको एल्यूमिनियम अच्छा लगता है तो एल्यूमिनियम में इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके साथ, या फिर इनका फोकस हर कंपनी का अलग से हो जाएगा। बहुत ही मेरे ख्याल से तो इट इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर वेदांता। They were looking for a demerger process. It's already a very big company, and I think it is a step in the right direction for them. जी, तो सर आपको जानना भी होगा, अब लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा इससे पहले। आपने काफी वर्ष ये लिख रहे हैं कि शेयर मार्केट से अच्छा है गोल्ड सिल्वर जो रिटर्न दे रहे हैं, उससे अच्छा क्यों ना गोल्ड सिल्वर में ही दांव लगाया जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो एकदम ठुस पड़ा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सो सौरभ, हम लोग बहुत लंबे समय से हम लोगों ने गोल्ड और सिल्वर के बारे में अपनी राय रखी दी है, और हम लोग पॉजिटिव थे। हम लोगों ने एक डी डॉलराइजेशन का मूव देखा है पिछले कुछ समय में। सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर निबलिंग इनटू गोल्ड एंड सिल्वर, और वो लोग जो हैं डॉलर का एक आंसर ढूंढ रहे थे कुछ लंबे समय से। दिस इंक्लूड्स इंडियन सेंट्रल बैंक ऑल्सो, रशियन सेंट्रल बैंक ऑल्सो, जापान, चाइना, इवन मिडिल ईस्ट के कुछ, सऊदी अरेबिया, ये सब जो है अब मैसिवली अपना डॉलर रिजर्व्स को कम करके गोल्ड में खासकर मूव कर रहे हैं, और कुछ हद तक सिल्वर में भी परचेजेस हो रही हैं। सिल्वर के अपने इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, तो जिसकी वजह से ये एडेड बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा आप अगर ये देखें तो इंडिया में क्या हुआ है कि करेंसी डेप्रिसिएशन भी हुआ है।
जिसकी वजह से प्राइसेस इंडिया में ज्यादा बढ़ गए हैं। आपने पिछले 1 साल में देखा होगा सिल्वर के 100% के ऊपर के रिजर्व रिटर्न्स आए हैं। गोल्ड ने भी एक्सेप्शनली हाई रिटर्न्स दिए हैं। तो वी रिमेन पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, सौरभ। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह की तेजी पिछले 1 साल में हुई है, अगर इन्वेस्टर्स उस हिसाब से उपेक्षा करके इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो गलत होगा। मेरे को नहीं लगता है कि वैसे रिटर्न्स आने वाले समय में मिलेंगे। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी हो, लेकिन नेट हम लोग ओवरऑल पॉजिटिव हैं। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे जानना चाहूंगा कि भारत की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सभी मान भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह रुपया टूट रहा है डॉलर के मुकाबले भी 91 का लेवल पार कर गया, क्या एक चिंता की बात है और क्या इसका कुछ मार्केट पे इम्पैक्ट हम देख रहे हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है सौरभ। देखिए, रुपया 91 के आसपास पहुंच रहा है तो नेचुरली जो इम्पोर्टर्स हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। इवन एफआईज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एफआईज इंडिया से क्यों जा रहे हैं। हो सकता है करेंसी कुड बी वन ऑफ द रीजन, बट मैं इसे एक शॉर्ट टर्म के तरीके से देखता हूँ सौरभ। और ये शॉर्ट टर्म में करेक्शन हुआ है, हो सकता है एक डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी भी हो। आरबीआई कोई बहुत सिग्निफिकेंटली इंटरवीन नहीं कर रहा है और ये एक एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, आपको मालूम है कि हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़ा प्रेशर में है बिकॉज अभी तक यूएस के साथ ट्रेड डील नहीं हुई है। यूएस ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया हुआ है। तो ये एक डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी भी हो सकती है ताकि रुपए को डिप्रिशिएट करके इवन अगेंस्ट चाइनीज युआन, रुपीज नाउ नियरिंग 13, सो वहां से भी कुछ मे बी दैट कुड बी वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज, तो सो दैट हम लोगों को एक्सपोर्ट्स में थोड़ा बेनिफिट मिल सके। यस, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रबलिंग है, बट मेरे को लगता है कि वंस एक बार ट्रेड डील हो जाती है तो आप रुपी में मेरे ख्याल से एक सिग्निफिकेंट अप्रिसिएशन देख सकते हैं। डॉलर इंडेक्स DXY is nearing 98 right now, तो which shows कि डॉलर is actually weakening against most of the major currencies। तो जिस तरह से हमारे स्टॉक मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया, उसी तरह से रुपी ने भी अंडर परफॉर्म किया पिछले कुछ समय में। और मेरे को लगता है डील होने के बाद आप एक काफी बड़ा अप्रिसिएशन देख सकते हैं रुपी के अंदर। तो विच इज आई थिंक अ शॉर्ट टर्म ये जो है इशू है, लंबे समय के लिए रुपी के प्रोस्पेक्ट्स आर लुकिंग मच बेटर। सर बहुत सारे सवाल मैंने भी पूछे, रजत सर ने भी आपसे पूछे और आपने बड़े अच्छे से समझाया भी, चाहे रुपए की बात हो, चाहे एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक वाली खबर जो है उसकी बात हो, और चाहे लॉन्ग टर्म में कैसे पोर्टफोलियो में उसकी बात हो। गौर साहब आपने विस्तृत को अपना समय दिया और इतने अच्छे से समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सौरभ, थैंक यू रजत, थैंक यू सर।